यह सब उस रात शुरू हुआ जब सीनियर ने हमें एक वीडियो भेजा। जमीन पर एक काली परछाई बैठी हुई थी। पहले तो हमें लगा कि ये किसी हॉरर गेम का ट्रेलर है, लेकिन फिर हमें एक जाना पहचाना गिटार दिखा वीडियो के एक कोने में। तब हमें समझ आया कि ये तो सीनियर का ही घर है। उस वीडियो के तुरंत बाद उनका अकाउंट फिर कभी ऑनलाइन नहीं आया और उनका आखिरी मैसेज जो हमें मिला उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अभी सामान जमा कर लो। रात के 3 बजे थे। मैं और मेरे रूममेट्स जागकर गेम खेल रहे थे और हम एक फाइट के बीच में थे। स्क्रीन पर एक कॉल आई। सीनियर की कॉल थी। मैंने सोचा कि इस राउंड के बाद वापस कॉल करूंगा, लेकिन कॉल कटने के तुरंत बाद उन्होंने एक वीडियो भेज दिया। कॉल एकदम रुक गया। उसने अपना हेडसेट उतारा और बोला, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वीडियो के थंबनेल पर एक नजर डाली। वहां बहुत अंधेरा था, मुश्किल से कुछ दिख रहा था। सीनियर ने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं भेजी थीं। वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। कोडिंग और गेमिंग ही उनकी पूरी जिंदगी थी। रुको, हमने सब कुछ छोड़ दिया। कोल, वीडियो चलाओ। वीडियो बहुत ज्यादा हिल रही थी, जैसे घबराहट में बनाई गई हो। बैकग्राउंड में अंधेरा था। वहां सिर्फ टीवी की थोड़ी सी रोशनी थी। एक परछाई दूसरे बंदे पर झपट पड़ी। स्पीकर से काटने की आवाज आई और साथ में चबाने की अजीब आवाज भी थी। ये किस तरह का गेम है? माइलो ने अपने चिप्स नीचे रख दिए। इसके ग्राफिक्स बहुत असली लग रहे हैं, थियो ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहा। शायद अनरियल इंजन 5 है। लेकिन मैं स्क्रीन को घूरता रहा। मुझे अंदर से डर लगने लगा। वीडियो लगातार हिल रही थी, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे दीवार पर कुछ साफ दिखा। वह हमारे स्कूल के साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन का बैनर था। यह सच में सीनियर का ही घर था। कोल ने वीडियो को धीरे धीरे पीछे किया। कोई गलती नहीं थी। दीवार पर वही बैनर, काउच पर वही कंबल और कोने में वही जाना पहचाना गिटार। यह सीनियर का ही लिविंग रूम था। हमने पिछले महीने ही वहां खाना खाया था। आखिरी सेकंड्स में कैमरा अचानक घूमा और सामने सीनियर का चेहरा आ गया। फिर स्क्रीन एकदम काली हो गई। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि हमें एक दूसरे के सांस लेने की आवाज आ रही थी। घबराओ मत, शायद ये कोई मजाक हो। लेकिन उसके हाथ में जो चिप्स थे वे डर के मारे पहले ही पीस चुके थे। मैंने तुरंत सीनियर को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉल भी नहीं लग रही थी। मैंने उनका गेम स्टेटस चेक किया। वह 10 मिनट पहले ऑनलाइन थे, ठीक तब जब उन्होंने वीडियो भेजा था। मैंने अलमनाई ग्रुप चैट चेक किया। उन्होंने वहां भी यही वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन वह जल्दी ही डिलीट हो गया और सिर्फ एक आखिरी मैसेज बचा, अभी सामान जमा कर लो। न कोई बात, न कोई जवाब। आखिर चल क्या रहा था? माइलो खड़ा हो गया और छोटे से कमरे में घूमने लगा। मैंने अपना ब्राउजर खोला और खबरें ढूंढने लगा। कुछ नहीं मिला। सोशल मीडिया बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सब लोग अभी भी एग्जाम्स और गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन थियो को कुछ मिला। दोस्तों, जरा ये देखो। उसने एक टेक फोरम खोला जहां कुछ अलग अलग पोस्ट्स थीं। क्या किसी को पता है कि सिटी ए में क्या हो रहा है? मेरा कजिन कल रात से गायब है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं। शायद स्कूल वाले इस खबर को दबा रहे हैं। उनमें से कोई भी पोस्ट ज्यादा देर तक नहीं रही। वह आते ही तुरंत गायब हो जाती थी। सब कुछ साफ किया जा रहा है, थियो ने परेशान होकर कहा। कोई जानबूझकर इन खबरों को मिटा रहा है। कोल और मैंने एक दूसरे को देखा। अगर हम अभी भी सोच रहे थे कि यह कुछ नहीं है, तो अब हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते थे। क्या हमें कुछ सामान जमा कर लेना चाहिए? क्या जमा करें? माइलो ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या तुम लोग सच में इस पर यकीन कर रहे हो? क्या पता उन्होंने कोई हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई हो? लेकिन उसकी हंसी झूठी लग रही थी। कोल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। उन्होंने ये वीडियो सिर्फ हम चारों को ही क्यों भेजा? हम सबने एक दूसरे को देखा। हम सीनियर के दोस्त तो थे, लेकिन इतने भी खास नहीं कि वे हमें अकेले में वार्निंग दें। जब तक उन्हें यह न लगा हो कि सिर्फ हम ही इस पर यकीन करेंगे। थियो ने वही बात कही जो मैं सोच रहा था, क्योंकि हम सब पक्के गेमर्स थे। हमने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज देखी थी और बहुत सारे सर्वाइवल गेम्स खेले थे। अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली थी तो शायद हम ही सबसे पहले तैयार होते। छोड़ो यार, सच हो या झूठ, चलो तैयारी करते हैं। किस चीज की तैयारी? माइलो अभी भी उलझन में था। सामान की। मैंने अपने फोन में नोट्स ऐप खोला। खाना, पानी, दवाइयाँ, टूल्स और एक जगह जो बिल्कुल सेफ हो, ऑब्जर्वेटरी। वह एकेडमिक बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर थी। वहां लगभग कोई नहीं जाता था। चाबी एस्ट्रोनॉमी क्लब के प्रेसिडेंट के पास थी, जो पिछले हफ्ते ही अपने घर गया था। एक दूसरी चाबी गार्ड के कैबिन में थी, लेकिन ओल्ड जैंग रात को सो जाते थे। चलो अलग अलग हो जाते हैं। एशर और माइलो, तुम दोनों दुकान से खाना लेकर आओ। थियो, तुम कुछ और जानकारी ढूंढो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। रुको, मैंने उन्हें रोका। अगर यह सच है तो हम बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी हुई तो? कोल ने मेरी तरफ बहुत सीरियस होकर देखा। तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। अगर यह झूठ निकला तो ज्यादा से ज्यादा हमारे थोड़े पैसे ही खराब होंगे। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन हम सब समझ गए थे। अगर यह सच है तो बचने का हमारे पास यही एक मौका है। 3:52 हो चुके थे। सुबह होने में अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का समय था। पूरी हॉस्टल बिल्डिंग सो रही थी। किसी को नहीं पता था कि 4 पक्के गेमर्स ठीक इस वक्त आने वाली तबाही की तैयारी कर रहे हैं। 15 मिनट में ऑब्जर्वेटरी पर मिलते हैं। सिर्फ वही खाना लेना जो जल्दी खराब ना हो। और शोर मत करना, किसी को जगाना मत। हम सब ने हाँ में सिर हिलाया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब अंदर ही अंदर दुआ कर रहे थे। सब चाहते थे कि यह सिर्फ एक मजाक हो और सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। लेकिन वह वीडियो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी।
वह टूटा हुआ गिटार, सीनियर की आंखों में वह डर। मैंने हॉस्टल का दरवाजा खोला। हॉलवे की लाइट्स जल बुझ रही थीं, जैसे लाइट जाने वाली हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह किस चीज की थी। शायद किसी का बचा हुआ खाना खराब हो गया था। शायद। हमने सामान लेने के लिए अपनी पहली दौड़ शुरू की। 4:03 हो चुके थे। साउथगेट की दुकान का शटर आधा खुला था। दुकान का मालिक काउंटर पर सो रहा था। दुकान की लाइट आवाज कर रही थी और जल बुझ रही थी। सुनिए बॉस, मैंने उन्हें थोड़ा हिलाया। वह अचानक जाग गए। उनके मुंह से थोड़ी लार टपक रही थी। हाँ, क्या लेना है? चॉकलेट, बीफ जर्की, हार्ड टैक, जो भी चीज लंबे समय तक चले। इतनी रात को क्या तुम लोग कैंपिंग पर जा रहे हो? फील्ड ट्रेनिंग है। काउंसलर ने हमें आखिरी वक्त पर बताया। यह बिल्कुल बेकार बहाना था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जम्हाई और शेल्फ्स की तरफ इशारा किया। जो चाहिए ले लो, स्कैन करके पे कर देना। मैंने जल्दी से कार्ट को शेल्फ्स के बीच में आगे बढ़ाया। चॉकलेट, यही तो हमें चाहिए थी। बीफ जर्की और वैक्यूम पैक वाला सामान जो जल्दी खराब ना हो। हार्ड टैक का स्वाद बहुत खराब था, लेकिन एक बार से ही पेट भर सकता था। और नमक, नमक बहुत जरूरी था। वह ठीक कह रहा था। नमक सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं था, ये साफ सफाई और खाने को खराब होने से बचाने के काम भी आता है। मैंने 10 पैकेट उठाए और कार्ट में डाल दिए। लाइटर्स, मुझे गेम्स की याद आई। बचने के लिए आग सबसे जरूरी चीज थी। 3 बॉक्स लाइटर्स के लिए, 5 फ्लैश लाइट्स और बैटरीज। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और बस काम में लग गया। मैं नीचे वाले शेल्फ्स को ढूंढने लगा जहां दुकान का मालिक बचा हुआ सामान रखकर भूल गया था। यह महीनों पुराने प्रोमो के सामान थे, जो अभी भी 1 साल से ज्यादा चल सकते थे। तुम इतना सारा सामान खरीद रहे हो? मालिक ने अब थोड़ा होश में आते हुए भरी हुई कार्ट को शक की निगाह से देखा। 4 क्लासेस एक साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। मैंने तुरंत झूठ बोल दिया। हमारी ड्यूटी सामान लाने की है। मैंने अपना फोन स्कैन किया। 3,247 युआन, मेरे 2 महीने के खर्चे के बराबर। लेकिन यह पैसों की चिंता करने का वक्त नहीं था। रोको, मालिक ने अचानक हमें रोका। क्या आजकल कुछ चल रहा है? कल कोई और भी आया था, उसने भी बहुत सारा सामान खरीदा। मेरी घबराहट बढ़ गई। कौन था? पता नहीं, यहाँ का नहीं लग रहा था। उसने ढेर सारा कैंड फूड खरीदा। उसने कहा कि वह शहर से बाहर जा रहा है। कैंड फूड सबसे ज्यादा चलने वाला खाना होता है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमें ही वार्निंग नहीं मिली थी। क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है? हाँ, पीछे स्टोर रूम में है। वह रास्ता दिखाने के लिए उठा। तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? गर्मी और स्ट्रोक से बचने के लिए। स्टोर रूम में बदबू और भी ज्यादा तेज थी। वह अजीब सी बदबू किसी चीज के सड़ने जैसी थी। मालिक ने गुस्से में कहा, अरे यार, ये चूहे। लगता है कोई और चूहा कहीं मर गया है। फर्स्ट एड किट पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे चेक किया। जरूरत का सभी बेसिक सामान वहां था। बैंडेड्स, आयोडाइन, पट्टी और एक्सपायर्ड सर्दी की दवाइयों के कुछ डिब्बे। 6 महीने पुरानी थी, पर कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसे भी ले रहा हूं। मैंने कोने में रखी एक छोटी कुदाल की तरफ इशारा किया। यह खुद के बचाव के लिए है। मालिक थोड़ा हिचकिचाया। 200। मैंने सीधे दाम लगाया और डील पक्की की। जब हम कार्ट को धकेल कर वापस ले जा रहे थे, तो माइलो ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में इस बात पर यकीन करते हो? क्या तुम नहीं करते? मैंने पलट कर पूछा। वह एक पल के लिए शांत हो गया। पास वाले हॉस्टल में लोग अभी भी गेम खेल रहे हैं और कुछ लोग बाहर खाना बना रहे हैं। अगर सच में कुछ हो रहा होता तो इतनी शांति नहीं होती। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मैंने उसे याद दिलाया। खबर आने में वक्त लगता है, लेकिन ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं है। यही बात तो इसे डरावनी बनाती है। हम सारा सामान ऊपर ऑब्जर्वेटरी तक ले गए। कोल पहले से वहां था और चाबियां घुमा रहा था। कुछ पता चला? मैंने थियो से पूछा। उसने ना में सिर हिलाया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया पर रात के 2 बजे से कोई अपडेट नहीं आया है। आखिरी पोस्ट किसी का था जो लाइट जाने की शिकायत कर रहा था। यह आम बात भी थी और बिल्कुल आम नहीं भी थी। कैफेटेरिया का स्टोर रूम। कोल ने वक्त देखा। मैंने एक बार मैनेजर के लिए वह ताला ठीक किया था। मुझे पता है इसे कैसे खोलना है। कैफेटेरिया का पिछला दरवाजा एक पतली गली में था, जहां आमतौर पर कचरे के डिब्बे रखे होते थे। बदबू बहुत तेज थी, लेकिन आज रात वहां अजीब शांति थी। कोई आवारा बिल्ली भी कचरा नहीं ढूंढ रही थी। ताला पुराना था। मैंने अपने स्विस आर्मी नाइफ से 2 बार कोशिश की और वह खुल गया। स्टोर रूम चावल, आटे, मसालों और एक बड़े फ्रीजर से भरा हुआ था। चावल ले जाना सही नहीं रहेगा। कोल ने दिमाग लगाया। यह बहुत भारी है और सबकी नजर में आ जाएगा। सूखी हुई सब्जियां। थियो ने एक कोने की तरफ इशारा किया। वह इसे सूप के लिए यूज करते हैं। इसकी लाइफ 2 साल की होती है। सही कहा। हमने सूखी हुई सब्जियों के 10 बैग पैक कर लिए। साथ में सोया सॉस, सिरका और खाने का तेल भी लिया। हमने तेल को साफ की हुई खाली बोतलों में भर लिया। फ्रीजर में बहुत सारा फ्रोजन मीट रखा था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टुकड़े प्लास्टिक में लपेट लिए और उन्हें छत पर मिट्टी में दबा दिया, ताकि वह कुछ वक्त तक खराब न हो। थियो अचानक रुक गया। उसने कोल के पीछे इशारा किया। वह क्या है? हम पीछे घूमे। स्टोर रूम के पीछे अंधेरे में कोई चीज हिल रही थी, धीरे और अजीब तरीके से। शायद कोई चूहा है।
थियो ने चैन की सांस ली। बस एक बड़ा चूहा है। सच में एक मोटा चूहा अंधेरे से बाहर आया, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वह हर 2 कदम पर कांप रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शायद जहर खाया है, माइलो ने अंदाजा लगाया। चूहा अचानक तेज भागा और सीधा हमारी तरफ आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। मैंने तुरंत कुदाल उठाई और उस पर दे मारी। चटाक! चूहा वहीं ढेर हो गया और उसका काला खून हर तरफ फैल गया। बहुत गंदी बदबू आई। धत तेरी की! इस चूहे में कुछ गड़बड़ है। शायद इसे रेबीज है। मैंने ये बात जोर से कही, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर चूहे भी बीमार हो चुके हैं तो जल्दी करो, सुबह होने वाली है। हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एक प्रेशर कुकर, स्टील की प्लेट्स और सील्ड बैग्स का एक ढेर लिया। फायर कैबिनेट के पास से गुजरते हुए माइलो ने उसे खोला और एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लिया। यह हथियार के रूप में काम आ सकता है। साइंस बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर केमिस्ट्री लैब थी। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की पूरी तरह बंद नहीं थी। थियो छोटा था, इसलिए वह अंदर घुस गया। उसने अल्कोहल की कुछ बोतलें बाहर भेजीं। 75% मेडिकल ग्रेड है, ध्यान से रखना। मैंने बोतलें ले लीं। इसमें आग जल्दी लग सकती थी। मेडिकल रूम पहली फ्लोर पर थी। ड्यूटी पर जो डॉक्टर था वह वहां नहीं था, शायद बाथरूम गया था। हमने जल्दी से दवाइयों की अलमारी साफ कर दी। बुखार की दवा, दर्द की दवा, पट्टी, आयोडाइन, सभी बेसिक चीजें ले लीं। लेकिन असली मुसीबत में यह किसी की जान बचा सकती थी। थर्मोमीटर भी, थियो ने याद दिलाया। और मास्क, हाँ मास्क भी। अगर सच में कोई वायरस फैल रहा था तो मास्क ही सबसे पहला बचाव था। हमने मेडिकल रूम से सारे मास्क उठा लिए, पूरे 5 डिब्बे। वापस ऑब्जर्वेटरी पर पूरब की तरफ आसमान में उजाला होने लगा था। हम थककर जमीन पर गिर गए और हाँफने लगे। अब हमें और क्या चाहिए? कोल ने पूछा। पानी, मैंने कहा। बहुत सारा पानी। हॉस्टल में वाटर हीटर है, माइलो ने कहा। उतना काफी नहीं होगा। थियो ने ना में सिर हिलाया। अगर पानी और लाइट दोनों चले गए तो हीटर बेकार हो जाएगा, मैंने सोचा। बोतल वाला पानी। दुकान पर अभी भी कुछ बचा है। चलो कुछ और डिब्बे ले आते हैं। मैं जाता हूँ, माइलो ने खुद आगे बढ़ते हुए कहा। रोको, कोल ने उसे रोका। दोनों साथ जाओ और अपने साथ कुछ लेकर जाओ। कुछ लेकर जाने का मतलब था वह कुदाल और पर्दे का डंडा जो हमने निकाला था। अजीब था, पर कुछ न होने से बेहतर था। माइलो और मैं वापस दुकान पर गए। मालिक पहले से जगा हुआ था और अपने फोन को घूर रहा था। तुम फिर से? और पानी चाहिए, मैंने कहा। अपने आप ले लो। उसका ध्यान भटका हुआ था और आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। मैंने लोकल न्यूज़ पर एक नज़र डाली। हेडलाइन आम लग रही थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कुछ वक्त के लिए लाइट बंद होने की खबर, लेकिन कमेंट्स पहले ही बंद कर दिए गए थे। बॉस, क्या हम हाथ गाड़ी ले सकते हैं? पीछे से हम पानी के 10 डिब्बे ऑब्जर्वेटरी की तरफ धकेल कर ले गए। रास्ते में हम उन स्टूडेंट्स के पास से गुजरे जो मॉर्निंग जॉग पर निकले थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। माइलो अचानक बोला, एशर, अगर यह सब झूठ हुआ तो हम इसे एक ट्रेनिंग समझ लेंगे। मैं सीरियस हूँ। उसने चलना बंद कर दिया। क्या हम कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं? मैं भी रुका और चमकते आसमान की तरफ देखने लगा। माइलो, तुम्हें याद है वह सीनियर कैसा लड़का था? काफी भरोसेमंद। क्या वैसा बंदा ऐसी बात पर मजाक करेगा? वह शांत हो गया। ऑब्जर्वेटरी पर वापस आकर थियो एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहा था, एक सिंपल वेंटिलेशन फिल्टर, ताकि वायरस हवा के जरिए न फैले। तुमने ये कहां से सीखा? मैं हैरान था। बिली से। उसने अपना चश्मा ऊपर किया। डूम्सडे सर्वाइवल गाइड, 3 मिलियन व्यूज। कोल सामान को अलग अलग कर रहा था, सब कुछ ठीक से रख रहा था। खाना एक तरफ, औजार दूसरी तरफ, दवाइयां अलग रखी थीं। यह सब देखकर मुझे सब कुछ अजीब और झूठा सा लग रहा था। थियो अभी तक वापस नहीं आया। कोल ने अपना फोन चेक किया। ऐसे वक्त पर वह कहाँ चला गया? थियो ने हमारे साथ पूरी रात गेम खेलने का वादा किया था, लेकिन वह आधी रात को ही चला गया। उसने कहा था कि वह किसी काम से इंटरनेट कैफे जा रहा है। मैंने उसे फोन किया। फोन बंद था। ये तो बुरा है। अगर थियो सच में बाहर है तो मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मैं खड़ा हो गया। नहीं, कोल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत खतरनाक है। मैं बस कैफे चेक करके आता हूँ। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। अब तो दिन हो गया है, क्या गलत हो सकता है? कोल आखिरकार मान गया। ये पहन लो। ये एक मिलिट्री कोट था जो उसने पहले उठाया था, गर्मियों में भी। मोटे कपड़े स्किन को आपस में टच होने से बचा सकते हैं। मुझे लगा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे पहन लिया। 10 मिनट, कोल ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा। अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो हम यहां से निकल जाएंगे। समझ गया। मैंने ऑब्जर्वेटरी का दरवाजा खोला। सीढ़ियों पर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। लिफ्ट अभी भी काम कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तूफान से पहले हमेशा ऐसी ही खामोशी होती है, और शायद हम पहले लोग होंगे जो बदलती हुई हवा को महसूस करेंगे। सुबह के 6:30। कैंपस के बाहर वाले इंटरनेट कैफे की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। हवा में सिगरेट के धुएं और इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू भरी हुई थी। मैंने दरवाजा खोला। कीबोर्ड्स की वही जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं कंप्यूटर्स की एक के बाद एक लाइन के पास से गुजरा। ज्यादातर लोग गेम खेल रहे थे। स्क्रीन की रोशनी उनके खाली चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल अलग ही दुनिया हो। और हाँ, थियो स्टेशन 23 पर ही था।
उसने अपना हेडसेट पहना हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। स्क्रीन पर ढेर सारे कोड और डेटा चल रहे थे। थियो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह अचानक चौंक गया और उसने अपना हेडसेट उतारा। एशर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने धीमी आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें चलना चाहिए। रुको। वह वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ा। बस डाउनलोड खत्म होने वाला है। मैं देखने के लिए आगे झुका। फाइल्स का एक ढेर था। मेडिकल मैनुअल्स, विल्डरनेस सर्वाइवल गाइड्स और हथियार बनाने के तरीके और एक 3G नेटवर्क चलाने की गाइड। थियो ने मुझे देखते हुए पाया। अगर 4G टावर्स बंद हो गए तो 3G शायद अभी भी काम करेगा। एक टेक नर्ड ही ऐसा सोच सकता है। वह हम सबसे बहुत आगे की सोच रहा था। और यह, उसने एक और फोल्डर खोला। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हर एक जानकारी, देश और विदेश की, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ तक कि डार्क वेब की भी। कुछ मिला? उसका चेहरा गंभीर हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट का संपर्क टूट गया है। कल रात 11 बजे से सारी जानकारी ब्लॉक कर दी गई है। उसने एक स्क्रीनशॉट दिखाया। ट्विटर की एक पोस्ट जो रात के 1 बजे पोस्ट की गई थी, जिस पर लिखा था, भागो, वे सब पागल हो गए हैं। साथ में जो फोटो थी वह धुंधली थी, जैसे भागते हुए खींची गई हो। और ये वाली एक और स्क्रीनशॉट, एक बिना नाम की फोरम पोस्ट। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई अनजान बीमारी फैली है। मरीज बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं। परिवार वाले तैयार रहें। मेरी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में क्यों नहीं बता रहा? तुम्हें क्या लगता है? थियो ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। डर किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता है। प्रोग्रेस बार आखिरकार 100% पर पहुंच गया। थियो ने यूएसबी ड्राइव को बाहर खींच लिया। उसने एक नया प्लग किया, एक वायरलेस नेटवर्क कार्ड, इंडस्ट्रियल ग्रेड, 2 किलोमीटर की रेंज वाला। तुम इस पूरे वक्त से तैयारी कर रहे थे? मैं सीनियर्स के होमटाउन ग्रुप चैट में भी हूँ। उसने अपना चश्मा ऊपर किया। जैसे ही मैंने उसका मैसेज देखा, मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। हम जल्दी से कैफे से बाहर निकले। बाहर धूप पूरी तरह निकल चुकी थी। नाश्ते की दुकानें खुली थीं, हवा में खाने की खुशबू थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था जब तक कि थियो ने अचानक मेरा हाथ नहीं पकड़ा। वहां देखो। मेन गेट पर कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। यूनिफॉर्म में ऑफिसर सिक्योरिटी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। मैंने उसे एक दूसरे रास्ते की तरफ खींचा। वह आमतौर पर बंद रहता था, लेकिन फेंस में एक जगह खाली थी। हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता था। जैसे ही हम वहां से निकले, हमारे पीछे एक अनाउंसमेंट गूंजी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस की वजह से स्कूल को बंद किया जाएगा। आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, लाइट न होने की वजह से। कृपया उस हिसाब से तैयारी करें। एक और ब्लैकआउट। हम भागते हुए वापस ऑब्जर्वेटरी तक गए। हमें देखते ही कोल को थोड़ा सुकून मिला। तुम लोग वापस आ गए। बाहर का क्या हाल है? अच्छा नहीं है। मैंने उन्हें वह सब बताया जो हमने देखा था। माइलो अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। ये बस एक ब्लैकआउट है। गर्मियों में ऐसा होता रहता है। गर्मियों के ब्लैकआउट में पुलिस की पूरी। थियो ने खुद को रोका। ऑफिसर्स नहीं आते। कोल ने अपना फोन चेक किया। 7:40 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट किस चीज के लिए? ब्लैकआउट के लिए। वह खड़ा हो गया। अगर सच में लाइट जाने वाली है तो हमें जल्दी करनी होगी अगले 20 मिनट के लिए। हम ऐसे काम करने लगे जैसे हमारे अंदर अचानक बहुत सारी एनर्जी आ गई हो। हम लग गए अपने हर डिवाइस को चार्ज करने में, हर बर्तन में पानी भरने में और सब कुछ चेक करने में, हर एक सामान को। ब्लैंकेट्स, थियो ने अचानक कहा। रात को ठंड हो जाएगी। हमें ब्लैंकेट्स कहाँ से मिलेंगे? जिम के मैट्स। माइलो ने अपना सर पीटा। इक्विपमेंट रूम में कुछ हैं। वह और कोल मैट्स लेने के लिए भागे। थियो और मैं सामान ठीक करने के लिए वहीं रुके रहे। ऑब्जर्वेटरी बड़ी नहीं थी, लेकिन हम चारों के लिए काफी थी। हमने खिड़कियों को अखबार से ढक दिया, बस एक छोटा सा छेद छोड़ा ताकि बाहर देख सकें। कोल और माइलो मैट्स ले आए और साथ में कुछ और चीजें भी लाए। जंप रोप्स रस्सी का काम कर सकती हैं। डंबेल्स हथियार के लिए और कुछ सॉकर बॉल्स, पता नहीं वह किस लिए थे। 5 मिनट बचे हैं। मैंने अपना फोन देखा। हम जमीन पर एक घेरे में बैठ गए। कोई नहीं बोला। हवा में वैसी ही भारीपन था जैसे तूफान से पहले समुद्र में होता है। अगर यह सच में दुनिया का अंत है तो तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होगा? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, थियो ने सबसे पहले जवाब दिया। एक अधूरा गेम, मैंने कहा। घर न जा पाना, माइलो ने हंसते हुए कहा। मेरा सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने कल रात अपने नूडल्स पूरे नहीं खाए। हम सब हंसने लगे। वह हंसी ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन उसने डर को थोड़ा कम कर दिया। ठीक 8 बजे लाइट्स चली गईं। सिर्फ ऑब्जर्वेटरी ही नहीं, पूरी कॉलेज बिल्डिंग में अंधेरा हो गया। नीचे से स्टूडेंट्स के शिकायत करने की आवाजें आने लगीं। कोई स्कूल को बुरा भला कह रहा था, लेकिन हमें पता था कि यह कोई आम लाइट जाना नहीं था। रेडियो। थियो ने उस रेडियो को चालू किया जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने उसे इमरजेंसी चैनल पर सेट किया। खरखर की आवाज के बीच एक खबर सुनाई देने लगी। लोगों से शांति बनाए रखने और मदद करने को कहा जा रहा था। वही सब सरकारी बातें। वे जितना शांति रखने को कह रहे थे, हालात उतने ही खराब लग रहे थे। मैं ध्यान से खिड़की के पास गया और वहां लगे अखबार को थोड़ा सा हटाया। नीचे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे थे और आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। कुछ ने कान से फोन लगा रखा था। उनके चेहरों पर हैरानी अब डर में बदल चुकी थी। नेटवर्क अभी भी चल रहा है। कोल ने अपना फोन चेक किया, लेकिन वह बहुत अटक रहा था।
टावर्स पर बहुत लोड है, थियो ने कहा। सब लोग ऑनलाइन खबर ढूंढ रहे हैं। मैंने अपना फोन रिफ्रेश किया। वह धीरे से लोड हुआ, लेकिन मुझे कुछ पोस्ट्स दिखीं। सब लाइट जाने के बारे में ही पूछ रहे थे। उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दूर से थी लेकिन बिल्कुल साफ थी। ऐसी आवाज जो सिर्फ बहुत ज्यादा डर से निकल सकती है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और चीख आई, इस बार थोड़ी पास से। सुबह के 6:03 पर एक बहुत ही भयानक चीख ने सुबह की खामोशी को तोड़ दिया। मैं अचानक जाग गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऑब्जर्वेटरी के अंदर बाकी लोग भी अचानक जाग गए। कोल पूरी रात पहरा दे रहा था। उसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था। एक और चीख हवा में गूंजी, इस बार और पास से, हॉस्टल की तरफ से, और उसके तुरंत बाद भागने की आवाजें आने लगीं। चीजों के गिरने और टूटने की आवाजें और किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। हम सब जल्दी से खड़े हो गए और अपनी अपनी जगह ले ली। माइलो, दरवाजे और खिड़कियां चेक करो। एशर, मेरे साथ छत पर चलो। छत पर सुबह की पहली किरण दिख रही थी। आमतौर पर इस वक्त स्टूडेंट्स ग्राउंड में होते और कैंटीन से सोय मिल्क की खुशबू आ रही होती, लेकिन आज पूरे कैंपस में एक अजीब सा सन्नाटा था। नहीं, सन्नाटा नहीं था। कोल ने हॉस्टल की तरफ इशारा किया। बार बार कांच टूटने की आवाजें आ रही थीं। चीखें बढ़ रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हॉस्टल नंबर 5 की तीसरी मंजिल पर दरवाजे पीटे जा रहे थे। एक इंसान खिड़की से आधा बाहर निकला हुआ था और पागलों की तरह हाथ हिला रहा था। फिर किसी चीज ने उसे अंदर खींच लिया। तेरी तो, मैं खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। और खिड़कियों में लाइट जली। अंदर लोग हिलते हुए दिखे, लेकिन एक एक करके सारी लाइट्स फिर बंद हो गईं। देखना बंद करो। कोल ने मुझे नीचे खींचा। हमें थियो को चेक करना होगा। तभी मुझे याद आया, थियो कल रात लैब गया था अपना सामान टेस्ट करने। वह दादे अभी तक वापस नहीं आया था। उसका फोन बंद था। वह आखिरी बार लैब बिल्डिंग में था। हमने खिड़की से उस तरफ देखा। वह ज्यादा दूर नहीं था, सीधे रास्ते से 200 मीटर से भी कम। लेकिन अभी वे 200 मीटर जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते थे। मैं उसे ढूंढूंगा। मैंने वह सामान उठाया जो हमने पहले से तैयार किया था। एक मोटी जैकेट, पैंट्स और भागने वाले जूते। वह बचाव का सामान जो माइलो ने स्टोर रूम से चुराया था, वह भी काम आया। नी पैड्स, एल्बो पैड्स और एक मोटरसाइकिल हेलमेट। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माइलो खड़ा हुआ। नहीं, कोल ने उसे रोका। ज्यादा लोग मतलब बड़ा खतरा। एशर तेज है। एक अकेला इंसान जल्दी निकल सकता है। लेकिन माइलो इस बात से खुश नहीं था। 15 मिनट, कोल ने मुझे घूरते हुए कहा। तुम 15 मिनट में वापस आओगे, चाहे वह मिले या ना मिले। समझ गया। मैंने चाकू को अपनी पैंट्स में फंसा लिया और पेपर स्प्रे की एक कैन उठा ली। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। हॉलवे में अजीब सा सन्नाटा था। इमरजेंसी लाइट्स की हरी रोशनी सब कुछ अजीब बना रही थी। मैं दीवार से चिपक कर ध्यान से एक एक कदम बढ़ाने लगा। सीढ़ियों में एक आवाज गूंजी। वह सिर्फ मेरी अपनी सांस लेने की आवाज थी। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। इस बात ने मुझे और डरा दिया। मैंने लैब बिल्डिंग का दरवाजा खोला। मुझे दवाई की तेज बू आई, लेकिन उस दवाई की बू के नीचे एक और बू थी, खून की। हॉलवे के आखिर में लैब का दरवाजा थोड़ा खुला था। फर्श पर खून के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। थियो, मैंने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला। लैब पूरी तरह बिखरी हुई थी। सामान गिरा हुआ था। सैंपल्स फर्श पर टूटे पड़े थे। थियो का बैग अभी भी टेबल पर रखा था, एक आधे बने डिवाइस के पास। लेकिन वह कहाँ था? स्टोर रूम से एक हल्की आवाज आई। मैंने चाकू को कस के पकड़ा और पास गया। दरवाजे की दरार से एक हल्की रोशनी आ रही थी और तेज सांस लेने की आवाज भी। मैं हूं एशर, जल्दी अंदर आओ। थियो की आवाज थी। मैंने दरवाजा खोला। वह कोने में सिमटकर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसके बाएं हाथ पर बंधी पट्टी से खून बह रहा था। क्या हुआ? वह कांप रहा था। प्रोफेसर चेन कल रात देर तक काम कर रहे थे। मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन वे बदल गए। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। थियो की आवाज कांप रही थी। वे मुझ पर झपटे, मुझे काटने की कोशिश की। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। जो हमने वीडियो में देखा था वह अब सच हो गया है। क्या तुम चल सकते हो? हाँ, मैंने उसे खड़ा किया। वह एक बार लड़खड़ाया, फिर खुद को संभाला। रुको। वह मुश्किल से टेबल की तरफ गया और उस आधे बने डिवाइस को उठाया। हमें इसे ले जाना होगा। इसमें ऐसा क्या खास है? एक सिग्नल इंटरसेप्टर। उसका दम फूल रहा था। यह कोई भी वायरलेस सिग्नल पकड़ सकता है, यहां तक कि मिलिट्री के सिग्नल्स भी। मैंने और सवाल नहीं किए और उसका बैग अपने कंधे पर टांग लिया। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, हॉलवे में कदमों की आवाज आई। नहीं, कदमों की नहीं, किसी के घसीट कर चलने की आवाज थी। उसके साथ भारी सांस लेने की आवाज भी थी। मैंने और थियो ने एक दूसरे को देखा। स्टोर रूम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, घसीटने की आवाज और पास आने लगी, दरवाजे की दरार से। मैंने लैब के दरवाजे पर एक साया देखा, एक सफेद लैब कोट जो खून से लथपथ था, बिखरे हुए बाल और चलते वक्त शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। प्रोफेसर चेन, या फिर जो पहले वे हुआ करते थे। वे लैब में घूम रहे थे और सामान गिरा रहे थे। अचानक वे रुके, हवा में कुछ सूंघने की कोशिश की।
फिर वे धीरे से स्टोर रूम की तरफ मुड़े। हथियार, मैंने धीरे से कहा। थियो ने एक शेल्फ की तरफ इशारा किया। वहां कुछ केमिकल की बोतलें रखी थीं। तेजाब। मैंने ध्यान से एक बोतल उठाई और दूसरे हाथ में चाकू को कस के पकड़ लिया। दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दरवाजा झटके से खुल गया। प्रोफेसर चेन अचानक आगे झपटा और गुस्से में अजीब सी आवाजें निकालने लगा। अब मैं उसका चेहरा देख सकता था। उसका शरीर बीमार जैसा ग्रे हो गया था और आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके मुंह से कोई अजीब सा पानी टपक रहा था। मैंने उस पर एसिड फेंक दिया। एक तेज आवाज आई और उस छोटे से कमरे में जलन वाली बदबू फैल गई। उसने एक भयानक चीख मारी, अपने चेहरे को नोचने लगा और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। मैंने थियो को पकड़ा और हम दोनों स्टोरेज रूम से बाहर भागे। चेन जमीन पर तड़पने लगा और फिर खड़ा हो गया। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और पहचाना नहीं जा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए हमारे पीछे आने लगा। इस तरफ। हम सीढ़ियों की तरफ भागे। थियो के पैरों ने जवाब दे दिया। मैं एक तरह से उसे सीढ़ियों से नीचे खींचकर ले जा रहा था। हमारे पीछे से गुर्राने की आवाज पास आती जा रही थी। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल सामने था। लेकिन बाहर और भी लोग खड़े थे। 3 लोग, नहीं, 5 लोग। वह बिल्डिंग के सामने खुले मैदान में घूम रहे थे। उनका शरीर अकड़ा हुआ था पर वह धीमे नहीं थे। एक ने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनी थी। उसकी बेल्ट पर लगा रेडियो अभी भी खराब आवाज कर रहा था। खिड़की, थियो ने एक तरफ इशारा किया। पहली मंजिल की खिड़की ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने थियो को ऊपर उठाया। वह मुश्किल से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे जाने के लिए मुड़ा। सीढ़ियों का दरवाजा जोर से खुला। चैन वहां पहुंच चुका था। वह बहुत पास था। मैंने एक स्टूल उठाया और उस पर दे मारा और जैसे ही वह लड़खड़ाया, मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। बाहर इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ थी। आवाज सुनकर वह हमारे पास आने लगे। यहाँ, कोल की आवाज आई। वह और माइलो थोड़ी दूर पर कुछ पकड़े हुए दिखे। एक आग वाली बोतल हवा में उड़ती हुई आई। वह उन इन्फेक्टेड लोगों के पैरों के पास टूट गई। आग तुरंत फैल गई। बहुत कायत वह अब जो भी थे, उन्हें अभी भी आग से डर लगता था और वह तुरंत पीछे हट गए। हमने मौका देखा और ऑब्जर्वेटरी की तरफ भागे। वह 200 मीटर का रास्ता कभी इतना लंबा नहीं लगा था। मैं उन्हें अपने पीछे आते हुए सुन सकता था और खतरा पास आता हुआ महसूस कर सकता था। थियो की चोट की वजह से वह धीमा हो गया था। मैं एक तरह से उसे उठाकर भाग रहा था। 100 मीटर, 50 मीटर और तेज। कोल और माइलो हमें दरवाजे पर मिले। हम तुरंत अंदर घुसे और उन्होंने दरवाजा बंद करके तुरंत लॉक कर दिया। थप थप थप। उन इन्फेक्टेड लोगों ने दरवाजे पर जोर से मारा। पूरा दरवाजा हिल गया लेकिन वह टूटा नहीं। हम जमीन पर गिर गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। मैंने कोल के हाथ में बची हुई आग वाली बोतल को देखा। यह मैंने कल रात बनाई थी, उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। अल्कोहल और बर्तन धोने का साबुन। मैंने जल्दी से इन्हें मिला दिया। थियो के जख्म का इलाज करना होगा। हम उसे प्रेप रूम में ले गए। मैंने आयोडाइन से जख्म को साफ किया। अच्छा है, ज्यादा गहरा नहीं है। ये किसी के काटने से ज्यादा एक खरोंच जैसा लग रहा था। थियो ने कमजोर आवाज में कहा, अगर ये सच में कोई वायरस है और ये शरीर के पानी से फैलता है, बात मत करो, मैं पट्टी बांध रहा हूं, अभी बस आराम करो। खिड़की के बाहर से एक के बाद एक चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी। देखो, माइलो ने दूर हॉस्टल से उठते हुए काले धुएं की तरफ इशारा किया। किसी ने आग लगा दी थी या वह खुद ही फैल गई थी। बिल्डिंग्स के बीच में और भी लोग घूम रहे थे। कुछ अभी भी नाइट ड्रेस में थे, जो साफ तौर पर अभी अभी इन्फेक्टेड हुए थे। हमारा फैसला बिल्कुल सही था, कोल ने धीरे से कहा। अगर हम हॉस्टल में ही रहते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा क्या हाल होता। मेरे फोन में अभी भी सिग्नल था। सिग्नल बार बार आ जा रहा था। मेरे परिवार के ग्रुप चैट पर मेरे माँ बाप मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, मैं ठीक हूँ और एक सुरक्षित जगह पर हूँ, प्लीज बाहर मत निकलना। जैसे ही मैंने ये भेजा, सिग्नल चला गया। थियो वहां बने एक टेम्पररी बिस्तर पर लेटा था। अगली बारी लाइट की होगी, फिर उसने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन हम सब जानते थे, सब कुछ बर्बाद हो रहा था और यह तो बस शुरुआत थी। दुनिया का अंत सच में शुरू हो चुका था। तीसरे दिन तक हमने थोड़ा बहुत सब कुछ संभाल लिया था। ऑब्जर्वेटरी हमारा ठिकाना बन चुकी थी। कोल ने सख्त नियम बनाए, 2 लोग ध्यान रखेंगे, 2 लोग दिन में आराम करेंगे, रात को सब अलर्ट रहेंगे, खाना और पानी बचाकर चलेंगे और सबसे जरूरी, शांत रहेंगे। कल हमारे सामने वाले हॉस्टल में किसी ने मदद के लिए चीखा। इस वजह से वहां 7 या 8 इन्फेक्टेड लोग आ गए। वह बिल्डिंग पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। थियो का जख्म ठीक हो रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत एक डिवाइस बनाने में लगा दी थी। आखिरकार उसने सिग्नल पकड़ने वाली मशीन चालू कर दी। अब हमें जानकारी मिलने लगी थी। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो चुका है, मदद चाहिए। इन्फेक्टेड लोगों की गिनती उम्मीद से ज्यादा है। लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है, मिलने की जगह। इस टूटे फूटे मैसेज से बाहर की सच्चाई पता चल रही थी। यह सिर्फ हमारे के तहत हमारा स्कूल नहीं था, पूरा शहर बर्बाद हो रहा था। एक दवाई, थियो ने अचानक कहा। मुझे एक खुफिया मैसेज मिला है, उसमें दवाई के टेस्ट के बारे में लिखा है। कहाँ? शहर के डिजीज कंट्रोल सेंटर में। शुरुआती टेस्ट के नतीजे अच्छे आए हैं। इस मुश्किल वक्त में उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन डिजीज कंट्रोल सेंटर शहर के दूसरी तरफ था। हालात को देखते हुए वहां जाना लगभग नामुमकिन था। पहले जिंदा रहने पर ध्यान देते हैं,
कोल ने समझदारी से कहा। लेकिन 5वें दिन की सुबह सब कुछ बदल गया। मैं रोज की तरह अपनी ड्यूटी से उठा और देखा कि कोल एक कोने में बैठा कांप रहा था। कोल? उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें खोई हुई थीं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा दिल बैठ गया। कब से? कल रात से, या शायद उससे भी पहले। हमने उसे चेक किया। काटने या खरोंच का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके पैर पर एक सूजन थी, बिल्कुल मच्छर के काटने जैसी। मच्छर? माइलो का चेहरा बदल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम सब एक बार में समझ गए। वायरस सिर्फ काटने से नहीं फैल रहा था, हर जगह के मच्छर भी इस वायरस को फैला रहे थे। मुझे अलग कर दो। कोल की आवाज कमजोर थी पर पक्की थी। मुझे स्टोरेज रूम में बंद कर दो। नहीं। माइलो की आवाज कांप गई। यही एक रास्ता है। कोल ने खड़े होने की कोशिश की। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर आग की तरह जल रहा है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। स्टोरेज रूम को एक टेम्पररी बंद कमरा बना दिया गया। हमने दरवाजे पर खाना और पानी रख दिया। कोल खुद गया और उसने खुद दरवाजा बंद कर लिया। उसके आखिरी शब्द थे, जंजीर का इस्तेमाल करना। जो भी मिले उससे दरवाजा बंद कर देना। लॉक होने की आवाज आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगले 12 घंटे बहुत दर्दनाक थे। हम अंदर से रोने की, दरवाजा पीटने की और गुर्राने की आवाजें सुन सकते थे, जो अब इंसानी नहीं लग रही थीं। माइलो ने एक से ज्यादा बार दरवाजा खोलने की कोशिश की। हमने हर बार उसे रोका। वह उन जैसा नहीं बनना चाहता। थियो की आंखें लाल हो गई थीं। यह उसका अपना फैसला था। अचानक मुझे याद आया, कोल कल रात छत पर पहरा दे रहा था। वह घास फूस से भरी छत। यह सब मेरी गलती है। मैंने दीवार पर हाथ मारा। अगर हमने वह घास पहले साफ कर दी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दवाई, माइलो ने रुक रुक कर कहा। दवाई ढूंढो, अभी भी एक मौका है। थियो और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। डिजीज कंट्रोल सेंटर जाना होगा, एक ऐसे शहर से होकर जो पहले ही बर्बाद हो चुका है। इसके कितने चांस थे? हमने बंद स्टोरेज रूम के दरवाजे को देखा। हम जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उस रात हमने तैयारी शुरू कर दी। मैप पर सेंटर तक का सबसे छोटा रास्ता 15 किलोमीटर का था, पैदल चलकर और रास्ते में इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए। इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। पहले खुद को बचाना जरूरी था। हमने अपने कपड़ों के हर खुले हिस्से को टेप से बंद कर दिया, खास करके बाजू और पैंट के नीचे के हिस्से को। चाकू के अलावा हमने कुछ और आग वाली बोतलें भी तैयार की। कॉम्स थियो ने रेडियो को एक खास चैनल पर सेट किया। यह फ्रीक्वेंसी अभी भी काम कर रही थी। खाना और पानी बहुत कम था, बस 3 दिन के लिए काफी था। हमारे निकलने से पहले मैं कोल से मिलने गया। वह गडुर्राया और हमारी तरफ झपटा। उसका दिमाग कभी ठीक होता तो कभी बिल्कुल खो जाता। मैं बस दरवाजे के पीछे से यही कह सका, मैं वापस आऊंगा। सुबह के 4 बजे हम निकलने के लिए तैयार हुए। हमने ऑब्जर्वेटरी का दरवाजा धक्का देकर खोला। बाहर एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम अब पहचान नहीं पा रहे थे। वह कैंपस जिसे हम कभी इतने अच्छे से जानते थे, अब नरक बन चुका था। हर तरफ टूटे हुए कांच और गिरी हुई बाइक्स थीं। याद रखना, मैंने आखिरी बार अपने सामान को चेक किया। चाहे कुछ भी हो जाए, बस जिंदा रहना सबसे पहले है। थियो ने हाँ में सिर हिलाया और अपना चश्मा ऊपर किया। फिर हम तीनों ने इस तबाही के अंधेरे में कदम रखा, अपने भाई के लिए और उम्मीद की उसे एक आखिरी किरण के लिए, यह जानते हुए भी कि शायद इस रास्ते से वापस आने का कोई तरीका नहीं होगा। हम इमारतों के अंधेरे का सहारा लेकर चल रहे थे। हमारा हर एक कदम ऐसी फूंक फूंक कर उठ रहा था जैसे पतली बर्फ पर चल रहे हों। थियो अपने फोन में मैप देखकर आगे चल रहा था। मैंने पीछे से संभाला हुआ था। स्कूल का साउथ गेट सबसे पास का रास्ता था और सबसे खतरनाक भी। ये कभी सबसे चहल पहल वाली जगह हुआ करती थी। रुको। थियो अचानक नीचे बैठ गया। आगे एक छोटे से मैदान में 1 दर्जन से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग घूम रहे थे। चांद की रोशनी में उनके टेढ़े मेढ़े शरीर और अजीब तरीके से चलना साफ दिख रहा था। कुछ ने तो अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वे कल ही इन्फेक्टेड हुए स्टूडेंट्स थे। माइलो ने तुरंत हमें पीछे खींचा और एक लंबा पर सुरक्षित रास्ता चुना, एकेडमिक बिल्डिंग से होते हुए और लाइब्रेरी के पास से कैफेटेरिया को छोड़ते हुए। हर जानी पहचानी जगह अब बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। लाइब्रेरी के कांच के दरवाजे जमीन पर टूटे पड़े थे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जब हम वहां से गुजरे तो मैंने शेल्फ्स के बीच कुछ हिलते हुए देखा। देखो मत, चलते रहो। आखिरकार हम दीवार के पास पहुंच गए। यहाँ एक पुराना साइड गेट था जो आमतौर पर बंद रहता था, लेकिन माइलो ने इसके लॉक के सिस्टम को पहले ही समझ लिया था। मुझे 3 मिनट दो। उसने अपने औजार निकाले और काम पर लग गया। मैं उस रास्ते पर नजर रख रहा था जहां से हम आए थे और टाइम देख रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, क्लिक। हो गया। हमने गेट धक्का देकर खोला। बाहर अब असली शहर था। अगर कैंपस में थोड़ा बहुत सब ठीक था भी, तो बाहर पूरी तरह से तबाही थी। सड़क पर हर तरफ लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ के दरवाजे खुले थे तो कुछ आपस में टकराई हुई थीं। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थीं। गैस स्टेशन की लाइट्स पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। हवा में धुआं और सड़न की बदबू भरी हुई थी। हमने अपने मास्क पहने और सोचे हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वह शॉपिंग स्ट्रीट जहां कभी बहुत भीड़ होती थी, अब एक भूतहा शहर जैसी लग रही थी। ज्यादातर दुकानों के शटर टूटे हुए और खुले थे। अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कोई पहले ही यहाँ से सब लूट चुका था।
थियो ने जमीन पर बने निशानों की तरफ इशारा किया। कुछ ही देर पहले यहाँ से बचे हुए लोग गुजरे थे, जिसे देखकर हमें थोड़ी राहत भी मिली और डर भी लगा। हम लगभग 2 किलोमीटर चल चुके थे जब आसमान साफ होने लगा। अब कोई छुपने की जगह ढूंढनी थी। दिन के उजाले में चलना बहुत खतरनाक था। इन्फेक्टेड लोगों को उजाले में ज्यादा साफ दिखता था। वहां मैंने एक ऑफिस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। तीसरी मंजिल का एक ऑफिस हमारी टेम्पोररी जगह बन गया। दरवाजे का लॉक अभी भी ठीक था, खिड़की भी सही सलामत थी। हमने बारी बारी आराम किया और नीचे सड़क पर नजर रखते रहे। दिन के उजाले ने हालत और खराब कर दी। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा इन्फेक्टेड लोग वहां थे। वह बिना किसी वजह के इधर उधर घूम रहे थे। कभी कभी वे एक साथ इकट्ठे हो जाते और फिर अलग हो जाते। कुछ में अभी भी पुरानी आदतें बाकी थीं। मैंने एक को सूट में देखा, जो अभी भी बस स्टॉप पर खड़ा इंतजार कर रहा था, भले ही वहां का बोर्ड गिर चुका था। उधर देखो। थियो ने मुझे दूरबीन पकड़ाई। कुछ गलियों दूर एक छोटा सा ग्रुप तेजी से जा रहा था। उनके पास पूरा सामान था। उनका चलने का तरीका बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज था। क्या वे सरकारी लोग थे? ऐसा नहीं लगता। थियो ने सिर हिलाया। उनके कपड़े और सामान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। शायद वह बचे हुए लोगों का कोई ग्रुप था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही सीरम के बारे में नहीं सोच रहे थे। दोपहर को रेडियो पर अचानक आवाज आई। क्या कोई वहां है? ये सिग्नल बहुत कमजोर था और आवाज कटकट कर आ रही थी। क्या हमें जवाब देना चाहिए? थियो ने मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा हिचकिचाया। जवाब देने से हमारी जगह का पता चल सकता था। फिर भी मैंने बटन दबाया। मैं ऐशर हूँ। कौन है वहां? हम बचे हुए लोग हैं जो आर्ट गैलरी में फंसे हैं। हमें मदद चाहिए। गैलरी ज्यादा दूर नहीं थी, पर वह हमारे रास्ते में नहीं थी। तुम कितने लोग हो? 3। एक पति पत्नी और एक बच्चा। बच्चा शब्द सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज कांपने लगी। मैंने रेडियो बंद किया और माइलो और थियो की तरफ देखा। हम नहीं जा रहे, माइलो ने साफ कहा। हमारा अपना एक मिशन है। वह सही कह रहा था, लेकिन उस आवाज में जो दर्द था। थियो ने भी हाँ में सिर हिलाया। चलते रहो, मैंने आखिरकार कहा। शाम के 4 बजे हम फिर से निकल पड़े, बचते हुए इन्फेक्टेड लोगों के 2 ग्रुप्स से, एक रहने वाले इलाके से गुजरते हुए। हमारी रफ्तार हमारी प्लानिंग से बहुत कम हो गई थी। इस हिसाब से डिजीज कंट्रोल सेंटर पहुंचने में 3 दिन लग सकते हैं। क्या कोल तब तक टिक पाएगा? 2 दिन बीत गए और हमने सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। धूप की वजह से सड़क की दलकत पिघल रही थी और गर्मी की धुंध उठ रही थी। हर एक कदम के पीछे एक हल्का निशान बन रहा था। जूतों के अंदर मेरे पैरों की उंगलियां गर्मी से जल रही थीं। मैंने एक पल के लिए अपनी ही परछाई को देखा। स्कूल के दिनों में क्लास के बाद मेरी परछाई बिल्कुल ऐसी ही लंबी दिखती थी। बस फर्क ये था कि तब मेरे साथ शोर मचाते हुए दोस्तों की भीड़ होती थी। अब बस थियो और माइलो के कदमों की आवाज गूंज रही थी एक सुनसान सड़क पर। दूर इमारतों के अंधेरे में इन्फेक्टेड लोग झूम रहे थे। मेरी ज्यादा देर देखने की हिम्मत नहीं हुई, पर मैं चोरी छिपे उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उनकी सड़ी हुई स्किन धूप में चमक रही थी, धूप में जैसे खराब सड़ी हुई मीट हो। उनकी रफ्तार रात के मुकाबले आधी थी, पर वे बिना थके चाबी वाले खिलौनों की तरह चलते जा रहे थे। अजीब है, इतना सड़ने के बाद भी उनके जोड़ मुड़ रहे हैं और वे चल रहे हैं। और कितना दूर है? थियो की आवाज बैठ चुकी थी, जैसे लकड़ी पर सैंडपेपर रगड़ा जा रहा हो। मैं उसके बाएं हाथ की पट्टी चेक करने के लिए घूमा। एक काला धब्बा उसकी आधी हथेली के बराबर फैल चुका था जब उस बूढ़े आदमी ने उस पर अचानक हमला किया था। कन्वीनियंस स्टोर का वह नजारा कल रात का मेरे दिमाग में फिर से घूम गया। वह बूढ़ा आदमी शेल्व्स के पीछे सिकुड़कर बैठा था। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसकी पीठ झींगे की तरह मुड़ी हुई थी जब हमने उसे आधी बोतल पानी दिया। उसके हाथ पतझड़ के पत्तों की तरह कांप रहे थे। कौन सोच सकता था? जैसे ही थियो ने उसके सामने अपना बैग नीचे रखा, उसने हाथ में बियर की टूटी हुई बोतल लेकर हमला कर दिया। कांच के शरीर को चीरने की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई प्लास्टिक रैप फाड़ रहा हो। पर उसकी नफरत खाने के लिए नहीं थी, वह बस अपने साथ किसी और को भी खत्म करना चाहता था। हम लगभग ओवरपास के पास हैं। मैंने अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की। मेरी नजर थियो के कंधे से होते हुए माइलो पर गई। वह सड़क के किनारे उल्टी पड़ी आइसक्रीम की गाड़ी को बिना सोचे समझे घूर रहा था। अंदर की पिघली हुई क्रीम काली मिट्टी के साथ मिलकर उल्टी के ढेर जैसी जम चुकी थी। तभी अचानक गली से घुर्राने की आवाज आई। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरा झुंड था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि मोड़ से काले साए तेजी से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे और उनके गले से अजीब घुर्राने की आवाजें निकल रही थीं। भागो! मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मैंने थियो का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ भागा। वह लड़खड़ाया। उसका जख्म शायद खुल गया था, पर मेरी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से घुर्राने की आवाज और पास आती जा रही थी। मुझे पीछे से माइलो के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह हमेशा जोर जोर से पैर पटक कर भागता था, जैसे सबको बताना चाहता हो कि वह आ रहा है। पता नहीं हम कब तक भागते रहे, जब तक मेरे फेफड़ों में आग जैसी जलन नहीं होने लगी। फिर आखिर में हम एक तंग गली में घुसे और ठंडी दीवार से टेक लगाकर अपनी सांस रोककर छुप गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ सिर्फ थियो था। माइलो तो जा चुका था। गली के रास्ते से एक अजीब ठंडी हवा आई। मैंने गली के खाली कोने की तरफ देखा। मेरा दिल घबराहट से बैठ गया। हमने उसे कैसे खो दिया? बस कुछ सेकंड्स पहले जब मैंने पीछे देखा था तो वह वहीं था। क्या उसका पैर फिसल गया था? या मैं आगे सोच भी नहीं पाया।
थियो दीवार के सहारे खड़ा होकर खांस रहा था। उसकी हर खांसी ऐसी थी जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। मुझे अचानक वह दिन याद आया जब हमने कोल को स्टोरेज रूम में बंद किया था। वह बिल्कुल ऐसे ही खांस रहा था। एक खाली पड़ा हुआ बैंक और उसका एटीएम बूथ हमारा टेम्पररी ठिकाना बन गया। हमने अंदर से लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने चाकू निकाला और थियो की पट्टी काट दी। जख्म का किनारा पहले ही काला पड़ चुका था। यह ठीक नहीं हो सकता। वह सांस लेते हुए हंसा और उसकी हंसी में सिर्फ दुख था। मुझे भूल जाओ, जाओ और सीरम ढूंढो या फिर चुप रहो। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज उस छोटी जगह में इतनी तेज गूंजी कि मेरे अपने कान दुखने लगे। मारते ही मुझे दुख हुआ। वह पहले ही इतनी तकलीफ में था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं उसे बोलने देता तो मुझे डर था कि मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। हम यहाँ माइलो और कोल के लिए आए हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज को सख्त रखने की कोशिश की। हम अभी मुश्किल से आधे रास्ते पहुंचे हैं और तुमने अभी से हार मान ली। मैंने कांपती उंगली से उसके जख्म की तरफ इशारा किया। अगर तुम बदल भी गए तो भी हम सीरम ढूंढकर तुम्हें वापस ठीक कर सकते हैं। वह रुक गया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी, जैसे बुझती हुई मोमबत्ती हवा लगने पर एक बार फिर जल उठती है। मैंने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे फिर से पट्टी बांधी, लेकिन जब मेरा हाथ उसकी स्किन से छुआ तो मुझे अंदर की गर्मी महसूस हुई। मेरा दिल और बैठ गया। उसे बुखार था। यह एक बुरा सपना था। यह उस काले पड़ चुके जख्म से भी ज्यादा बुरा था। हमारे पास बुखार की एक गोली तक नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मैं ठंडे एटीएम से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बाहर धूप को खाली नजरों से देखने लगा। पहले मैं शिकायत करता था कि गर्मियां बहुत लंबी होती हैं, लेकिन अब मैं चाहता था कि सूरज धीरे धीरे डूबे, क्योंकि रात होते ही वह चीजें फिर से बाहर आ जाएंगी। थियो दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। उसकी सांस अब भी भारी थी। मैंने अपनी जेब में रखी आधी मोमबत्ती को छुआ। हमने इसे एक दुकान से चुराया था ताकि रात को काम आए, लेकिन अब मुझे लगा कि जब तक उजाला है हमें आगे बढ़ना चाहिए। 100 मीटर आगे बढ़ने का मतलब था सुरक्षा के 100 मीटर और पास जाना, और शायद माइलों के भी पास पहुंच जाना। मैंने चाकू को कस के पकड़ा। पसीने की वजह से उसका हैंडल गीला हो गया था। चलो चलते हैं, हम रुक नहीं सकते। रुकने का मतलब था हार मान लेना, और हम जितना नॉर्थ की तरफ जाते उतने ही ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिलते। कोई और रास्ता नहीं था। हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी ही थी। मैंने थियो को सहारा देकर अंदर किया। हमारे जूतों के नीचे कचरा और कागज के टुकड़े दबे, जिसकी हल्की सी आवाज आई जो पहले मैंने कभी नोटिस नहीं की होती। लेकिन अब यह आवाज मेरे कानों में चुभन पैदा कर रही थी। हर एक कदम पर पकड़े जाने का डर था। क्या कोई है यहाँ? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वह आवाज खाली लॉबी में गूंजी और बहुत तेज लगी। तभी फ्रंट डेस्क के पीछे कुछ हिला। एक सिमटी हुई आकृति अचानक सीधी हो गई। वह एक लड़की थी जो काउंटर के नीचे अपने घुटने पकड़कर बैठी थी। उसके पैरों पर सूखी मिट्टी लगी हुई थी और वह अपनी क्रीम रंग की शर्ट के कोने को उंगलियों से मरोड़ रही थी। कपड़ा महंगा लग रहा था। उसके गले में एक बैज लटक रहा था जो प्लास्टिक केस में था। फोटो में उसने बाल पीछे बांधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी जिसमें डिंपल पड़ रहा था। चिल्लाओ मत, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी और थियो की तरफ देखा और उसकी नजर थियो की खून से सनी पट्टी पर रुक गई। उसकी आंखें डर से फट गईं। तुम लोग उन चीजों जैसे तो नहीं हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस थियो के हाथ की तरफ इशारा किया। पास में कोई मेडिकल स्टोर है। इसका शरीर तप रहा है। उसने अपने होंठ दबाए और कांच के दरवाजे की तरफ देखने लगी। सड़क के उस पार एक मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन कल दोपहर मैंने उनमें से कुछ को काउंटर के पास खड़े देखा था। वे बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। वह थोड़ी देर रुकी। अचानक वह एक तरफ हट गई और उसके पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड दिखा। इन सीढ़ियों से नीचे जाओ और पीछे की गली से निकल जाओ। तुम वहां से घूमकर मेडिकल स्टोर के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाओगे। उसका ताला सड़ चुका है। एक लात मारोगे तो खुल जाएगा। मैंने थोड़ी देर उसे देखा। यह बिल्डिंग कम से कम 3 दिन से घिरी हुई थी। इतने दिन तक बचे रहने का मतलब था या तो उसकी किस्मत अच्छी थी या फिर वह जितनी दिखती है उससे ज्यादा समझदार थी। तुम यहां से गई क्यों नहीं? मैं किसी के आने का वेट कर रही हूँ। उसने नीचे देखा और अपने बैज को छुआ। उसने फोटो में बने डिंपल पर उंगली फेरी। मेरे बॉस ने बोला था कि वह गाड़ी भेजेंगे। उसकी आवाज धीमी हो गई और एक ठंडी सांस पर खत्म हुई। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे खुशकिस्मत कहूं या भोली जो अभी तक अपने बॉस पर भरोसा कर रही थी, लेकिन अभी इन सब का टाइम नहीं था। चलो चले। मैंने थियो को सहारा दिया और उसके पास से निकल गया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ में सिर हिलाया और रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ गई। हम उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। रेलिंग पर लगी जंग मेरे हाथ पर लग रही थी, जिससे खुजली और चुभन हो रही थी। थियो की सांस और भारी होती जा रही थी। उसका लगभग पूरा वजन मेरे कंधे पर था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। अगर हमें जल्दी ही बुखार की दवाई नहीं मिली तो जख्म से पहले यह बुखार ही उसे मार देगा। मियाँ आगे चल रही थी और उसके कदम बहुत हल्के थे। वह हर बार सीढ़ियों पर ध्यान से चल रही थी ताकि पैर फिसल न जाए। जब हम दूसरी फ्लोर पर पहुंचे तो वह अचानक रुक गई। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। वह मेरा घर है। सामने वाली बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर पर एक अकेली लाइट जल रही थी। पर्दे पूरे बंद नहीं थे, इसलिए अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा सोफा दिख रहा था। परसों रात को लाइट जल रही थी, लेकिन कल से बंद है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शायद वे नहीं बचे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे समय में दिलासा देना बेकार लगता है। तीसरे दिन शाम को
हमने बच्चों के सामान की एक दुकान में पनाह ली। थियो बेहोशी में अजीब बातें करने लगा था। वह एक खिलौने को पकड़कर बड़बड़ा रहा था कि यह वही डिब्बा है जिसमें बूढ़े ली ने सीरम छुपाया था। मियाँ ने दुकान के थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने देखा। 39.7 बुखार है। अगर ऐसा ही रहा तो दिमाग पर असर पड़ जाएगा। बाहर आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था। इन्फेक्टेड लोगों के चिल्लाने की आवाजें बढ़ने लगी थीं। मैंने सड़क के उस पार मेडिकल स्टोर की तरफ देखा। उसका 24 घंटे वाला बोर्ड अब भी चमक रहा था और उसकी लाल रोशनी कांच से निकलकर जमीन पर फैल रही थी। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, मैंने अचानक कहा। मियाँ ने हैरत से देखा। क्या तुम पागल हो? बाहर कम से कम 7 लोग हैं और कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी नजर सड़क के बीच गिरी हुई एक साइकिल पर पड़ी। तुम उसे पीछे की गली से ले जाओ। मैं उन्हें पूरब की तरफ हार्डवेयर मार्केट की तरफ ले जाऊंगा। वहां बहुत सारी गलियां हैं, उन्हें भटकाना आसान होगा। उसने मना करना चाहा, लेकिन मैंने पहले ही मिलिट्री कोट उठाकर पहन लिया था। वह भारी कोट मेरी गर्दन पर चुभ रहा था और उसमें से अजीब सी बू आ रही थी। हमने इसे बूढ़े ली के स्टोर रूम से निकाला था। उस वक्त यह बोझ लग रहा था, लेकिन अब शायद यही मेरी जान बचा ले। वह लाल पानी की टंकी देख रहे हो? मैंने दूर आसमान की तरफ इशारा किया। सूरज उसके पीछे डूब रहा है। अब से 1 घंटे बाद जो भी वहां नहीं पहुंच पाया वह 3 घंटे वेट करेगा। जैसे ही मैं साइकिल पर बैठा, सीट पर लगी जंग मेरी पैंट्स पर लग गई, जिससे एक लाल निशान बन गया। मैंने एक गहरी सांस ली और साइकिल की घंटी बजाई, जिसकी आवाज ऐसी थी जैसे शांत पानी में कोई पत्थर फेंका गया हो। सड़क के उस पार मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े इन्फेक्टेड लोग हिले और उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मैंने तेजी से साइकिल चलाई। मैंने अपनी तिरछी नजर से देखा कि मियाँ थियो को गली की तरफ ले जा रही थी। मेरे सीने पर जो बोझ था वह थोड़ा कम हुआ। ठंडी हवा मेरे कोट के कॉलर के अंदर आने लगी। कोट का मोटा कपड़ा हवा को मेरे सीने पर ही रोक रहा था। मेरी पीठ पसीने से जल्दी ही भीग गई। वे बीमार लोग मेरे पीछे आ रहे थे। उनके चलने की आवाज गीले कपड़े घिसटने जैसी थी। वे बिना थके एक चौक से गुजर रहे थे। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। आगे का रास्ता बंद था। वहां 12 टूटे फूटे कारों का एक छोटा पहाड़ जैसा बना हुआ था। सबसे ऊपर एक बस गार्ड रेल से आधी बाहर लटकी हुई थी। उस बस के अंदर एक सूट पहना हुआ बीमार आदमी फंसा था, जो लगातार कांच पर अपना सर मार रहा था। अब आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, की ऊपर चढ़ना। मैंने साइकिल को उठाया और उस कचरे के ढेर पर चढ़ने लगा। मेरे कोट का कोना एक ट्रक के शीशे में फंस गया। एक झटके ने मुझे लगभग नीचे गिरा ही दिया था। मैंने नीचे देखा। उन बीमार लोगों में से एक ट्रक के टायर के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। उसके सड़ते हुए हाथ टायर के बीच की जगह को पकड़ रहे थे। उसके नाखूनों के अंदर काली मिट्टी जमी हुई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे मेरी पसलियां टूट जाएंगी। मैंने हाथ पैर मारकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। साइकिल का लोहा मेरी कमर में चुभ रहा था। जब तक मैं सबसे ऊपर पहुंचा, वह बीमार आदमी मेरे पैर के पास पहुंच चुका था। उसका सड़ता हुआ मुंह खुल और बंद हो रहा था, जिसमें काले और पीले दांत दिख रहे थे। पीछे हटो, मैंने उसे लात मारी। लात सीधे उसकी छाती पर लगी। वह एक फटे हुए बोरे की तरह नीचे गिरा और एक कार की छत पर जा टकराया। उस कचरे के बीच से निकलते वक्त कांच के एक टुकड़े ने मेरे पैर को काट दिया। जख्म पर ठंडी हवा लगते ही तेज जलन होने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे भीड़ अब कम हो गई थी। उनमें से कुछ लोग कचरे के बीच फंसे हुए थे। वे वहां तड़प रहे थे, लेकिन सबसे आगे वाला अब भी आ रहा था। उसका एक पैर टूट चुका था, फिर भी वह अपने घुटनों के बल चलने से भी ज्यादा तेज रेंगते हुए आ रहा था। जब तक मैं पानी की टंकी के पास पहुंचा, आसमान में पूरा अंधेरा हो चुका था। सड़क की ज्यादातर लाइट्स बंद थीं। सिर्फ दूर एक बोर्ड जल बुझ रहा था, जिससे मेरी परछाई कभी लंबी तो कभी छोटी हो रही थी। कोट के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। पसीना मेरे माथे से बहकर मेरी आंखों में जा रहा था। इतनी जलन हो रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। मैंने अपने दांत पीसे और साइकिल चलाता रहा। अचानक एक आवाज के साथ साइकिल की चेन उतर गई। जब मैं नीचे उतरा तो मेरे पैर कांपने लगे। मैं लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। हैंडल को पकड़कर मैं सांस लेने लगा, तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टूटे पैर वाला बीमार आदमी अब भी मेरे पीछे था, सिर्फ कुछ ही दूरी पर। मैंने साइकिल वहीं छोड़ी और लड़खड़ाते हुए पानी की टंकी की तरफ भागा। हर कदम पर कोट बहुत भारी लग रहा था। मैं टंकी के बिल्कुल पास पहुंच गया था। मैंने अंधेरे में 2 लोगों को खड़े देखा, मियाँ और थियो। तुम आखिरकार। मियाँ की आवाज अचानक रुक गई और उसकी सांस अटक गई। मैंने उसकी तरफ देखा और पीछे मुड़ा। टूटे पैर वाला बीमार आदमी मेरे 5 मीटर के पास पहुंच चुका था। उसकी सड़ती हुई आंखें मुझ पर ही थीं। उसी वक्त आसपास की गलियों से गुर्राने की आवाजें आने लगीं, जो पास आती जा रही थीं। वे मेरे पीछे नहीं भटके थे, बल्कि मैं ही उन्हें सीधे यहाँ ले आया था। मैंने अभी यह सोचा ही था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कोट के बोझ से मेरी सांस रुकने लगी और कानों में आवाजें गूंजने लगीं। मैंने मियाँ को थियो के साथ भागने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होने से पहले मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने देखा कि मियाँ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और थियो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले होते गए और मेरा ध्यान सिर्फ उस टूटे पैर वाले बीमार पर था, जो अब भी रेंगते हुए पास आ रहा था, धीरे धीरे।
सब खत्म हो गया। सब कुछ अंधेरा होने से पहले मेरा आखिरी ख्याल यही था। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे दवा की बू आई। उस तेज खुशबू ने मेरे दिमाग को थोड़ा साफ किया। थियो मेरे सामने बैठा था। उसका बैंडेज अब नया और सफेद था। उसका चेहरा लाल था। वह अब भी कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। उसने मुझे जागते हुए देखा और उसके चेहरे पर सुकून दिखा। पानी? मैंने अभी थोड़ा ही बोला था कि मुझे एहसास हुआ कुछ गलत है। मेरे दोनों हाथ पीछे एक खुरदरी रस्सी से बंधे हुए थे। वह रस्सी मेरी चमड़ी में चुभ रही थी। दर्द के मारे मेरी सांस अटक गई और मैं डर गया। यह जाग गया। एक भारी आवाज आई। कोने में 3 आदमी खड़े थे। सबसे आगे वाले आदमी की घनी दाढ़ी थी और वह अपने हाथ में एक चाकू घुमा रहा था। मेरी नजर उनके पैरों के पास पड़े बैग्स पर गई। हमारा सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। इन कमीनों ने सामान बहुत ध्यान से रखा था। दाढ़ी वाले की नजर मिया पर गई। वह उसे किसी जानवर की तरह घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी गंदी सोच थी जिसे देखकर मुझे घिन आने लगी। तुम लोग कौन हो? मैंने आराम से पूछा, भले ही मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। लड़कर बाहर निकलना नामुमकिन था। हम तीनों इस हालत में उनका आसान शिकार थे। तुम्हें लड़की चाहिए? ठीक है, ले जाओ। वैसे भी वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी। दाढ़ी वाले ने अपनी भौं उठाई। अच्छा? उसकी आवाज में शक था। यकीन नहीं है? देखो, मैंने मिया की तरफ इशारा किया। इसे थोड़ी देर पहले उन बीमार लोगों में से एक ने नोच लिया था। उसकी चमड़ी पर कोई जख्म नहीं हुआ, लेकिन क्या पता वह बीमार हो चुकी हो। और इसका? मैंने थियो की तरफ देखा। यह पहले ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। यह आधी रात तक उन जैसा बन जाएगा। मिया का पूरा शरीर अकड़ गया। मेरा दिल बैठ गया। मुझे डर था कि कहीं वह सब बिगाड़ न दे, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। उसका डर बिल्कुल सच लग रहा था। थियो ने भी नाटक किया और जोर जोर से खांसने लगा। दाढ़ी वाले ने गाली दी और मेरे पैर पर जोर से लात मारी, जिससे तेज दर्द हुआ। मैं दर्द से कराह उठा। मैंने दर्द के मारे अपने दांत पीस लिए। इसे गड्ढे के पास ले जाओ। वैसे भी हमें शिकार फंसाने के लिए चारा चाहिए। जब उन्होंने मुझे उठाया तो मैंने बचने का नाटक किया, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था चारा। वे उन बीमार लोगों को बुलाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। यह बुरा था, लेकिन शायद हमारे फायदे में था। कम से कम मैं और थियो अभी के लिए सुरक्षित थे। उन्होंने मुझे एक खाली वेयरहाउस में फेंक दिया। वहां आते ही मुझे धूल और सड़न की बू आई। कोने में एक गड्ढा था, जिसका नीचे का हिस्सा अंधेरे में खोया था। उसके किनारे पर कुछ सफेद हड्डियां बिखरी थीं, जो हल्के अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और रस्सी को घिसकर काटने लगा। वह खुरदरी दीवार रस्सी के साथ साथ मेरी कलाई पर भी घिस रही थी। एक तेज लन होने लगी। मुझे अच्छे से पता था, ये लोग ऐसे नहीं थे जो किसी को जिंदा छोड़ दें। उनका हम में से किसी को भी जिंदा रखने का कोई प्लान नहीं था। मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं उन बीमार लोगों का खाना बन जाऊंगा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। रस्सी की वजह से मेरी कलाई दर्द से सुन्न हो गई थी, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। हर एक घिसावट मुझे आजादी के पास ले जा रही थी। बार बार बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जिससे मेरा दिल डर के मारे हलक में आ जाता। हर बार मुझे डर था कि कोई अचानक अंदर ना आ जाए। आधी रात तक रस्सी आखिरकार टूट गई। एक पल के लिए मुझे इतना सुकून मिला कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी अकड़ी हुई कलाइयों को हिलाया और वेयरहाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी उंगलियों ने अभी ठंडे लकड़ी के दरवाजे को छुआ ही था कि बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धत तेरी की! मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक तभी दरवाजा खुला। एक बड़ा और तगड़ा आदमी रास्ता रोककर दरवाजे पर खड़ा था। तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मुझे कुछ दिखना बंद हो गया। वह एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखे चाकू की तरफ गया। मैं तुरंत बहुत घबरा गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो गया। एक भारी आवाज आकाज आई। वह आदमी अचानक जमीन पर गिर गया और उसके सिर के पीछे से खून बहने लगा। मैं वहीं रुक गया और मेरी आंखें उस तरफ देखने लगीं जहां वह गिरा था। उसके पीछे से एक आदमी बाहर आया। माइलो। उसके हाथ में खून से सनी हुई एक ईंट थी। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पहले चलो, बात बाद में करेंगे। माइलो ने मुझे पकड़ा और भागने लगा। जब हम धीरे से वापस उस जगह गए जहां हम पहले थे, मैंने दूर से मिया और थियो को शेल्फ्स के पीछे छुपे हुए देखा। दोनों ने हाथ में स्टील का पाइप पकड़ा हुआ था। वह दोनों बहुत अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनकी जान में जान आई। तब जाकर माइलो ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जब खतरनाक भीड़ ने उसे हमसे अलग कर दिया था, वह इसी ग्रुप के हाथ लग गया था। बचने के लिए उसने उनका साथ देने का नाटक किया। जैसे ही उसे पता चला कि कल उनकी नजर हम पर थी, वह समझ गया कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह हमें बाहर निकालने के मौके का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल भर आया। सच्चे रिश्ते मुश्किल वक्त में ही पता चलते हैं। हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें अभी निकलना होगा। हम झुककर वेयरहाउस के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इस शांत रात में टूटे हुए कांच पर हमारे जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो बार बार गूंज रही थी। ऊपर के शेल्फ से हल्की रोशनी नीचे आ रही थी। बस इतनी रोशनी थी कि माइलो की कमर पर बंधा हुआ बंडल दिख सके, जो खाद की बोरी में लिपटा हुआ कुछ था। उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद उसने चोरी किए हुए सॉल्ट पीटर और कोयले से एक देसी बॉम्ब बनाया था। लगता है वह नहीं। मिया की आवाज अचानक रुक गई।
हमारे पीछे एक लोहे का ड्रम जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। उसके तुरंत बाद एक भारी आवाज में गाली सुनाई दी, तुम कहाँ छुपे हो? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे घूमकर देखा। दाढ़ी वाला आदमी स्टील का पाइप उठाए हमारी तरफ भाग रहा था। अलग हो जाओ, माइलो जोर से चिल्लाया और उसने अपने पास वाले स्टील के शेल्फ को जोर से धक्का दे दिया। वह शेल्फ खाली ऑयल के ड्रम्स के साथ नीचे गिर गया, जिससे पतला रास्ता बंद हो गया। दाढ़ी वाले ने गाली दी और आगे बढ़ने की कोशिश में एक ड्रम से टकराकर गिर गया। मैंने मौका देखा और थियो को एक तरफ खड़ी फॉकलिफ्ट की तरफ खींचा। मैंने आते वक्त इसे देखा था। चाबी अभी भी उसमें ही लगी हुई थी। चलो चलो। मैंने चाबी घुमाई। फॉकलिफ्ट चलने लगी और उसके धुएं से हमें खांसी आने लगी। लैंकी उस गिरे हुए शेल्फ के पास से निकल चुका था। वह एक बड़ा चाकू हवा में घुमाते हुए आगे बढ़ा। माइलो ने एक लोहे का डंडा उठाया और उसकी तरफ फेंका, जो सीधा उसकी कलाई पर लगा। चाकू आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। तेरी तो। दाढ़ी वाले की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह माइलो पर झपट पड़ा और पाइप हवा में घुमाते हुए उस पर चलाया। माइलो एक तरफ हट गया और पाइप सीधा जमीन से टकराया। उससे चिंगारियां निकलीं जो उसके चेहरे पर गईं। मैंने फॉकलिफ्ट को पीछे वाले दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ाया। उसका आगे का हिस्सा आधे खुले लोहे के दरवाजे में घुस गया। दरवाजा आवाज के साथ टेढ़ा हो गया। थियो ने अचानक मेरा हाथ खींचा। बाईं तरफ। मैंने घूमकर देखा तो 3 इन्फेक्टेड शोर सुनकर वहां आ गए थे। हरी तरफ बढ़ रहे थे। एक और था, जिसने फटी हुई डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके गले से अजीब आवाज आ रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। पकड़े रहना। मैंने स्टीयरिंग घुमाया। फॉकलिफ्ट तेजी से आगे बढ़ी और उसका आगे का हिस्सा सीधा उस डिलीवरी वाले इन्फेक्टेड के सीने में जा घुसा। वह कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसने फॉकलिफ्ट के आगे के हिस्से को पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा था। उसके सड़े हुए नाखून लोहे पर घिस रहे थे। थियो ने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। हर तरफ फोम फैल गया, जिसमें काला खून भी मिला हुआ था। क्या हम इसे उड़ाएं या नहीं? माइलो भी वहां पहुंच गया था। उसके हाथ में अभी भी बॉम्ब का बंडल था। दाढ़ी वाला और उसके 2 बचे हुए आदमी शेल्फ्स के पीछे से हमारा पीछा कर रहे थे। उनका पाइप जमीन पर घिसने की तेज आवाज आ रही थी। मैंने पास आते हुए इन्फेक्टेड को देखा, फिर पीछे वाले दरवाजे के बाहर की पतली गली को देखा। अगर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया तो हम चूहे की तरह फंस जाएंगे। मैंने अपने दांत भींचे और फॉकलिफ्ट को आगे बढ़ाया। इन्फेक्टेड को एक तरफ धकेला ताकि रास्ता साफ हो सके। थोड़ी सी जगह बनते ही माइलो ने उसकी बत्ती जलाई और उसे जोर से वेयरहाउस के अंदर फेंक दिया। जैसे ही हम गली के पास पहुंचे, उसने हमें पकड़ा और गली के अंदर खींचा। एक बहुत तेज धमाका हुआ और वेयरहाउस की छत उड़ गई। गर्म हवा और टूटी हुई ईंटें हमारी पीठ पर आकर लगीं, जिससे हमारी सांस रुकने लगी। चलो भागो। मैं उन्हें छत की तरफ ले जाने लगा। धमाके की वजह से गली के इन्फेक्टेड पागल हो गए थे। 2 ने पहले ही सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया था। एक जिसका पैर टूटा था वह हाथों के बल रेंग रहा था और उसके नाखून जमीन पर घिस रहे थे। माइलो ने जमीन से एक पाइप उठाया और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, पाइप सीधा उसके मुंह में घुसा दिया। काला खून उसकी पैंट पर गिर गया। हम गिरते पड़ते छत पर पहुंच गए और पीछे से लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माइलो ने एक जंजीर निकाली और उसे दरवाजे के हैंडल पर 2 बार लपेट दिया। लॉक बंद हो गया। जैसे ही लॉक बंद हुआ, नीचे से एक भारी आवाज आई। इन्फेक्टेड दरवाजे को पीट रहे थे। मैंने थियो को एक जंग लगी हुई पानी की टंकी के सहारे बैठने में मदद की। उसका माथा बहुत तेज गर्म हो रहा था। फिर उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। देखो, दरवाजे का कब्जा, उसने धीरे से कहा। मैंने नीचे देखा और पाया कि बार बार टकराने की वजह से दरवाजे का नीचे वाला कब्जा पहले ही ढीला हो चुका था। मियाँ ने अचानक कोने की तरफ इशारा किया। वहां लोहे के सरिये हैं, जो काम के बाद बचे हुए लोहे के सरिये थे। वह अलग अलग साइज के थे और उनके किनारे टूटे हुए और नुकीले थे। माइलो ने सबसे लंबा सरिया उठाया और उसे कब्जे के नीचे फंसा दिया। जैसे ही वह उस गैप में फंसा, दरवाजा पीटने की आवाज थोड़ी कम हो गई। वहां और भी हैं। मियाँ ने छत पर रखे ईंटों के ढेर की तरफ इशारा किया, जो पहले के काम से बची हुई थी। माइलो और मैं जल्दी से उन ईंटों को दरवाजे के पीछे एक एक करके रखने लगे। ईंटों का ढेर धीरे धीरे बड़ा होता गया। दरवाजा पीटने की आवाज आखिरकार कम हो गई, लेकिन उनके गुर्राने की आवाज तेज और पास आने लगी। वह दरवाजे के दूसरी तरफ बिल्कुल चिपक गए थे और उनके सांस लेने की आवाज लोहे से टकरा रही थी। उनमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। तेरी तो, वह यहाँ ऊपर भी आ गए हैं। मैंने नीचे झांक कर देखा तो दाढ़ी वाले के लोग सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। लैंकी के हाथ में अभी भी एक कुल्हाड़ी थी। वह साफ तौर पर धमाके वाली जगह से बचकर घूम कर आए थे। 2 इन्फेक्टेड भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे, जो शायद उनके साथ ही ऊपर खींचे चले आए थे। बहुत बढ़िया, हम दोनों तरफ से घिर चुके हैं। अब क्या करें? मैंने एक ईंट उठाई और उसे नीचे फेंक दिया, जो सीधा लैंकी की पीठ पर लगा। वह गाली देते हुए पीछे घूमा। मियाँ ने भी एक टूटी हुई ईंट उठा ली। उसका निशाना बियर्ड के सिर पर था, लेकिन वह सीढ़ियों की रेलिंग पर जा लगी और टुकड़े टुकड़े हो गई। थियो ने पानी की टंकी का सहारा लेते हुए हांफते हुए कहा,
वह एस्बेस्टोस की शीट्स, उन्हें उखाड़ो। छत के नॉर्थ साइड पर पुरानी एस्बेस्टोस शीट्स का एक ढेर था। यह किसी पुराने शेड का बचा हुआ सामान था। माइलो और मैंने एक दूसरे को देखा। फिर हमने उनमें से 2 शीट्स को उठाया और सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया। वह शीट्स आवाज करते हुए नीचे गिरी और सीधा बियर्ड के पैरों के पास जाकर टकराए। एक शीट में से कील निकल रही थी जो उसके हाथ पर लग गई। तुरंत ही खून निकलने लगा। वह गाली देते हुए पीछे हट गया। अभी के लिए हमने उन्हें रोक दिया था, लेकिन नीचे की तरफ इन्फेक्टेड लोग और जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। ईंटों की बनाई हुई दीवार पहले ही आधी टूट चुकी थी। लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ धंस गया था और उस पर बड़ा निशान पड़ गया था। दरवाजे के गैप से उनकी सड़ी हुई उंगलियां दिख रही थीं। मैंने लोहे का एक सरिया उठाया। मेरा दिल घबरा रहा था। अगर वे अंदर आ गए तो हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। माइलो ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। उसने वेस्ट के आसमान की तरफ इशारा किया। क्या है? मैंने आंखें छोटी करके देखा तो एक छोटा सा काला निशान हमारी तरफ बढ़ता हुआ दिखा और उसके साथ ही एक हल्की आवाज पास आती जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर? ऐसे समय में हेलीकॉप्टर कहां से आएगा? लेकिन आवाज और साफ होती गई, यहां तक कि उसने उनके चिल्लाने और बियर्ड की गालियों की आवाज को भी दबा दिया। हवा को काटती हुई हेलीकॉप्टर के पंखों की साफ आवाज आ रही थी। पहले इन कमीनों से निपटते हैं। माइलो ने अचानक एक सरिया उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। बियर्ड अभी सीढ़ियों से ऊपर छत पर पहुंचा ही था। अचानक उस पर आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी से हमला हुआ। माइलो ने रोकने के लिए सरिया ऊपर किया और एक जोर की आवाज हुई। उस झटके से उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। मैं भी आगे बढ़ा और जमीन से एक टूटी हुई ईंट उठा ली और उसे लैंकी के चेहरे पर दे मारा। वह दर्द से चिल्लाया और पीछे लड़खड़ा गया। उसका पैर फिसल गया और वह सीधा एक पास आते हुए इन्फेक्टेड के ऊपर जा गिरा। उसने तुरंत उसे काट लिया। वह अपने हाथ पैर चलाते हुए चिल्लाने लगा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। अचानक नीचे से गोली चलने की आवाज आई, जैसे बर्फ टूटने की तेज आवाज होती है। मैं वहीं रुक गया। दरवाजे को नोच रहा एक इन्फेक्टेड तुरंत नीचे गिर गया। उसका सिर पीछे से फट गया था। फिर हर तरफ से और गोलियां चलने की आवाजें आने लगीं। लैंकी को काट रहे इन्फेक्टेड के सिर पर अचानक एक गोली लगी। लैंकी डर के मारे नीचे गिर गया। बियर्ड ने उसे उठाया और वहां से भाग निकला, लेकिन तभी एक और गोली चली जो सीधा उसके घुटने के पीछे लगी और वह आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। फौज आ गई। थियो ने किसी तरह खुद को पानी की टंकी के सहारे खड़ा किया। उसके चश्मे पर धूल जमी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने ऊपर देखा तो छत के ऊपर एक गहरे हरे रंग का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उस पर बना देश का निशान धूप में चमक रहा था। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और एक बंदूक बाहर निकली। गोलियां चलने की आवाज आने लगी, जो नीचे खड़े इन्फेक्टेड लोगों पर बिल्कुल सही निशाना लगा रही थी। जो चीजें अभी कुछ देर पहले दरवाजे को पीट रही थीं, वह एक पल में ढेर हो गईं। हेलीकॉप्टर के पंखों से तेज हवा नीचे की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं। माइलो सरिये का सहारा लेकर हाँफ रहा था। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर खून और मिट्टी लगी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिया टंकी के सहारे खड़ी थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो थियो के हाथ के पीछे गिर रहे थे। मैंने फौजियों को सब साफ करते हुए देखा और अचानक मेरे शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई। जब उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर के अंदर खींचा, मैंने आखिरी बार छत की तरफ पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास ईंटों का ढेर बिखरा पड़ा था। जमीन से सरिया टेढ़ा निकल रहा था। धुएं के बीच से धूप निकल रही थी और खून से सने फर्श पर धूप की चमक पड़ रही थी। दूर से देखने पर वेयरहाउस से अभी भी धुआं निकल रहा था, जैसे कोई सिगरेट आखिरी तक जल रही हो। 1 साल बाद मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मेरे सामने एक मोटी किताब खुली थी। फाइनल एग्जाम्स फिर से आने वाले थे। इस बार ये असली एग्जाम था, कोई दुनिया का खत्मा नहीं। मेरा फोन बजा। एक ग्रुप मैसेज आया। कोल की बास्केटबॉल टीम चैंपियनशिप जीत गई थी। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल, आज रात को पार्टी करेंगे। बधाई हो, थियो ने रिप्लाई किया। मेरा और मिया का आज रात का प्लान है, तो हम नहीं आ पाएंगे। मैंने लिखा, अरे यार, तुम दोनों के तो रोज ही प्लान होते हैं। ये रोज रोज की नोक झोंक बहुत अच्छी लगती थी। लाइब्रेरी के स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई, आज नेशनल एपिडेमिक प्रिवेंशन डे है। आइए हम उन्हें याद करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन हीरोज का शुक्रिया करें जो मुश्किल समय में हमारे लिए खड़े रहे। मैंने अपनी किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। ग्राउंड में स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे और बॉल खेल रहे थे। सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सब जानते थे कि यह सब इतनी आसानी से नहीं मिला था। इस मुसीबत ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया भी था। इसने हमें पहले से तैयार रहना सिखाया, आज की कदर करना सिखाया और सबसे बढ़कर यह विश्वास दिलाया कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी सवेरा जरूर होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हिम्मत है और प्यार है। जब दुनिया टूटकर बिखर जाती है, तब भी भाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मेरा फोन एक बार फिर बजा। मम्मी का मैसेज आया था, आज रात के खाने में क्या खाओगे? मैं बना दूंगी। मैंने लिखा, कुछ भी चलेगा, आप जो भी बनाती हैं अच्छा होता है। तुम्हें हमेशा मुझे खुश करना आता है। मैं तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया। जिंदा रहना कितना अच्छा था, परिवार का होना कितना अच्छा था, भाइयों का होना कितना अच्छा था। भाइयों का होना सच में बहुत अच्छा था। आखिरकार तबाही खत्म हो चुकी थी और हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई थी।